नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद एक आम जनता को महंगाई के झटके लग रहे हैं। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो या फिर घरेलू एलपीजी गैस में 50 रुपए का इजाफा। इसके साथ ही आम उपभोक्ताओं के लिए भी पेट्रोल डीजल के दामों में 10 दिनों में 9 बार कीमतों में उछाल हुआ। इसके बाद अब 1 अप्रैल जो तारीख भारत में नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है, इस दिन भी महंगाई के एक और डायनामाइट ने ब्लास्ट कर दिया। दरअसल आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। अब यूं तो 1 अप्रैल को लोग एक दूसरे को अप्रैल फूल भी बनाते हैं, लेकिन यहां अच्छे दिन की आस लिए बैठी आम जनता का अप्रैल फूल बन रहा है। महंगाई पर तेल की मार्च हो रही है और एलपीजी गैस की गर्म कीमतों से महंगाई का पारा और ज्यादा हाई होने लगा है। राजनीतिक दल, नेता तब और अब यानी कि 2014 से पहले और 2014 के बाद के फर्क और आंकड़ों के सहारे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं और ये कहने में लगे हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। लेकिन इस बढ़ती महंगाई में आप और हम पिस रहे हैं। महंगाई के इस खतरनाक वेरिएंट पर ही आज होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो देश भर में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ है। पिछले 2 महीनों में अब तक कुल 346 रुपए का इजाफा हो चुका है। वहीं बड़ी कीमतों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली हुई है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे, जबकि 22 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था। आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद पेट्रोल डीजल और एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई थी। 22 मार्च को बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अब कमर्शियल जो सिलेंडर है, कमर्शियल जो एलपीजी गैस है, उसके दाम में भी इजाफा किया गया है और सीधे 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं। तो चारों तरफ से जनता पर पड़ रही महंगाई की मार पर ही आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल चुनावों के बाद से लगातार एक के बाद एक झटके महंगाई के आम जनता पर पड़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीधा सीधा, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम भी 10 दिनों में 9 बार बढ़ चुके हैं और इसके चलते जो फल सब्जियों और बाकी दैनिक उपभोग की चीजें हैं उनके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन वॉर और इसके चलते जो सप्लाई चेन बाधित हुई है, उस कारण ये कीमतें बढ़ रही हैं, इन कीमतों में उछाल आ रहा है। लेकिन महंगाई पर कंट्रोल का क्या सरकार के पास प्लान है और बढ़ती इन्फ्लेशन को लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है, इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस और किशोर झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और विजय सरदाना साहब अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। विजय सरदाना साहब, आप ही से मैं इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा क्योंकि देखिए लगातार तेल, पेट्रोल डीजल जो है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। चुनाव के बाद से लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। 2 तर्क यहां पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कल भी हम इसको लेकर डिबेट कर रहे थे। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर चल रही है उसमें जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई उसकी वजह से कीमतों में उछाल आ रहा है। दूसरी तरफ एक ये कि भाई बीजेपी का तर्क राष्ट्र निर्माण का है कि हमने सड़कें बना दी हैं, हाईवेज बना दिए हैं और इस तरह की चीजें, कोविड कंट्रोल को लेकर काफी काम हुआ, उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। लेकिन अब देखिए चुनाव के बाद एक के बाद एक जो झटके महंगाई के लग रहे हैं, उस पर आपका क्या नजरिया है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये बात सही है कि कोविड था, ये बात भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है जी। लेकिन ये स्थिति भी सही है कि इस देश में करीब 60% आबादी है जो गरीबी रेखा के आसपास है या मीडियम क्लास, मिडिल क्लास कहते हैं जिसको हम। जी।
तो सरकार की, अगर मैं ये कहूं कि कोविड पे आपने खर्चा किया, बिल्कुल किया, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा अभी तक कि सरकार ने कोविड पे कितना खर्चा किया और उसकी रिकवरी हुई या नहीं हुई। जी। ये बात भी सही है कि बाकी भी खर्चे हुए, रोड डेवलपमेंट भी हो रहा है, सब हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। जी। लेकिन जो देखिए, हमारे समाज में दो तीन तरह के वर्ग हैं। एक है जो निम्न आय वर्ग है, या जिसको हम बीपीएल फैमिली कहते हैं। उसके लिए आपको निश्चित रूप से एक प्रोविजनिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका घर का खर्चा नहीं चलेगा तो फिर ये समाज में दो चीजों की समस्या आती है। एक तो बेरोजगारी बढ़ती है, दूसरा अगर लोग प्रॉपर डाइट भी नहीं लेंगे तो लोग बीमार भी पड़ेंगे, और जी। गर्मी का टाइम अलग है, बाकी खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो अमीर तबका है, आप उस पे भी ऐसी इमरजेंसी में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा के आप उनसे वसूली कर सकते हैं। अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपको सोचने पड़ेंगे। जी। तो ये कहना कि हाँ, एक लिमिट तक जरूर बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है, रेवेन्यू चाहिए, डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, सब काम के लिए चाहिए, बिल्कुल सही है। और कहां से पैसा आएगा, ये बात भी सही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत है। हमें गरीब तबके पे इसका डायरेक्ट पूरा असर ना पड़े। आज अगर मान लीजिए कि मैं गैस का सिलेंडर ले रहा हूं और मेरे को 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और मेरी आमदनी मात्र 15,000 या 10,000 रुपए महीना है, और एक परिवार जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है उसको भी 200 रुपए फालतू देना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रेडेड टैक्सेशन पॉलिसी पे जाना पड़ेगा इस तरह की क्राइसिस के टाइम पे। बाद में आप वापस नॉर्मल कर दीजिए। जिस दिन यूक्रेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार नॉर्मल हो जाता है, आप वापस नॉर्मलाइज कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पॉलिसी प्रावधान में एक ग्रेडेड अप्रोच लानी पड़ेगी, क्योंकि 140 करोड़ के देश में अगर हम ये उम्मीद करें कि सभी अमीर हैं, सही नहीं है, सभी गरीब हैं, ये भी सही नहीं है। जी। अगर 30% भी अगर मान लीजिए गरीब हैं, तो हम 50 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, और 50 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है, उसका वेलफेयर बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इस समय एक सीरियस मंथन की जरूरत है कि हम किस तरह से जो वल्नरेबल सेक्शन है, हम उसको किस तरह से प्रोटेक्शन दें, उसको किस तरह से राहत दें, ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, चुनावों के वक्त, क्योंकि देखिए इस वक्त भारत का हर नागरिक और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और गरीब तबका यही सवाल पूछ रहा है सीधा सीधा कि भाई जब आपने ये जो महंगाई है, तेल और गैस के दाम है, वो चुनावों में तो कंट्रोल कर लिए, तब तो आपके पास पॉलिसी थी, अब आपके पास कोई इस महंगाई को रोकने के लिए पॉलिसी क्यों नहीं है? और जैसा विजय सरदाना साहब कह रहे थे कि भाई अमीरों को भी उसी रेट में ये चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं और जो बीपीएल परिवार हैं उनको भी इसी रेट पे खरीदनी पड़ रही हैं, तो ये तो एक तरीके से इनजस्टिस हुआ। और आपको ग्रेडेड जो टैक्सेशन पॉलिसी जिसका जिक्र कर रहे थे सरदाना साहब, उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है खेमचंद शर्मा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार दोबारा से फिर से मैं रिकनेक्ट करूंगा। खेमचंद शर्मा जी, देखिए शायद आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है, उसको एक बार खोल लीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए। खेमचंद शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा मैं खेमचंद शर्मा जी से जुड़ूंगा और उनसे सवाल लूंगा। आनंद माधव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी। ठीक है, कल जरूर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें जो बढ़ रही है, लेकिन क्या क्या देखिए, सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए उतना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जितना इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से जो मिडिल क्लास है और जो इस महंगाई की मार को लोग झेल रहे हैं, चाहे बीपीएल परिवारों की बात करें, गरीब तबके की बात करें, लेकिन क्या उतनी मुखरता से कांग्रेस या विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2 बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार कभी महँगाई के मामले में शुरू से कुछ न कुछ बहाना और जुमले देते रही, जिसके कारण की परिस्थिति यहाँ से काफ़ी बद से बदतर होती चली जा रही है। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत कम थी, तब भी बढ़ रहा था।
आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन की समस्या को लेके तेल की कीमत बढ़ रही है, तब भी बढ़ रहा है। कोई समय तो हो जिस समय जनता को लगे कि सरकार हमारी है, कोई समय तो हो जिसमें जनता को ये लगे कि नहीं सही बात पे सोची जा रही है। शुरू से लेके अभी तक आप ये देखिए कि पिछले 1 साल में जो करीब 6 करोड़ की संख्या बढ़ के वो 13 करोड़ 40 लाख हो गई है। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड के कारण हम सब लोग जानते हैं कि कितने लोगों की नौकरी छूट गई, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार को तो बहुत परेशानी हुई और मजदूरों की स्थिति जो समूचे देश में भी इस पे किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं वो कहाँ तक झेल पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा भविष्य जी। और देश का भविष्य आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो ये जो लोग हैं जो इनके पास पैसे नहीं हैं अपने 2 जून खाना खाने के लिए, वो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी ये समझने की बात है। और क्या क्या नहीं कहा आपने कि हम ये करने वाले हैं, हम काला धन लाने वाले हैं, हम इतने पैसे देने वाले हैं, हम जो है पूरी ये करेंगे, सब लोगों को जो है जॉब देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन नौकरियां देने की जगह नौकरियां चली गई लोगों की, तब घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार पे जो है आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद ये महंगाई की मार, निश्चित रूप से मोदी जी महंगाई के पर्यायवाची बन गए हैं, जो शुरू से लेकर आज तक देखने को मिल रहा है। आप हमें एक बात की का उत्तर दे दीजिए कि जब हमारे पड़ोसी देश जिनकी स्थिति हमसे बदतर है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, तो इन सब देशों में जो पेट्रोल की कीमत जो है वो कम है हमारे यहाँ से, तो यहाँ क्यों ज्यादा है? भारत जैसे देश में ऐसा क्यों ज्यादा है? हाँ इसका हाँ जवाब तो जी। चाहिए लोगों को। मैं दूसरी बात ये, आप पैसे की बात कर रहे हैं, आप कोविड में खर्चे की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल के सेस पे जो आपने करोड़ों करोड़ रुपए जो वसूल किए, या वो कहाँ चला गया? उसका हिसाब नहीं है। और हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि भाई आपने जो खर्च किए उसका हिसाब तो लोगों को दिया नहीं। आपने कई तरह से चंदे इकट्ठे किए उसका, हाँ, एक ही जगह आमदनी हुई है, वो है भारतीय जनता पार्टी के कोष में, जो कि अचानक से कहाँ चला गया। 4,000 करोड़ रुपया उनको मिला। और ये सब लोग जानते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ स्थिति चली जा रही है और कहाँ बद से बदतर हम होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जी। अच्छे दिनों का महंगाई का डोज, अच्छे दिनों में महंगाई का डोज कैसे आम जनता को मिल रहा है? उम्मीद कट अच्छे गया दिनों भाई, की फिर थी, चलेगा। ये तो महंगे दिन देखने त्यागी जी, पड़ रहे हैं आवाज आ साहब। रही है आपको? जी सर। हाँ हाँ हाँ, आ रही जी जी, हाँ। त्यागी तो जी, सबसे पहले ये जो तो मैं कह आपके रहा था सभी यहाँ पे ठीक दर्शकों है को माधव प्रॉब्लम नमस्ते। जो साहब, राहुल जी माधव ने साहब ट्वीट मैं किया आऊंगा है, आपके पास, राहुल एक सेकंड आपके पास आऊंगा। जी खेमचंद शर्मा जी। सबसे पहले तो नववर्ष की आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी कल 2079वां नया संवत है। अब आदरणीय सदना जी बोल रहे थे और हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ग्रेडेड टैक्सेशन होना चाहिए और ग्रेडेड सपोर्ट भी होना चाहिए। ग्रेडेड टैक्सेशन अभी हमारे यहाँ पे है, 10% का स्लैब अलग है, 20% का अलग है, 30% का स्लैब अलग है, और जो टैक्स फ्री इनकम है उसका स्लैब अलग है। तो वो टैक्सेशन हो गया। अब जो ग्रेडेड सपोर्ट की बात है, गैस सिलेंडर एक टैक्स पेयर को या जो पैसे वाला है उसके लिए मार्केट रेट पे होता है, और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, उनके लिए 12 सिलेंडर सब्सिडाइज सिलेंडर दिए जाते हैं और सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट ड्रास्टिकली कम होता है। तीसरा, अब नए बजट में प्रावधान किया गया है कि होली और दिवाली 2 फ्री सिलेंडर जो हमारी माता बहनों के जनधन अकाउंट है उनको दिया जाएगा। और 2, क्योंकि जो हमारे गरीब तबका है कम गैस का उपयोग करता है, जो गांव या देहात या छोटे टाउन में रहते हैं, अधिकतर वो जो ट्रेडिशनल ईंधन है उसका भी उपयोग करता है, तो उनके लिए 2 जो सिलेंडर हैं काफी उपयोगी होते हैं, काफी सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कह देना कि सपोर्ट नहीं दी जा रही वो गलत है। दूसरा, जो गरीब तबका है उनको राशन ना खरीदना पड़े, राशन की पूरी व्यवस्था मोदी सरकार ने की हुई है। और कुछ स्टेट्स में, अब अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में चले जाओगी तो वहाँ पे खाने का ऑयल भी दिया जा रहा है, चना भी दिए जा रहे हैं और नमक भी दिया जा रहा है, मतलब मसाले तक भी दिए जा रहे हैं। तो खाने का व्यवस्था किया गया है, 2 फ्री में सिलेंडर दिए गए हैं, पीएम किसान के तहत किसान को सीधी सीधी मदद दी जा रही है जी 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है, घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और करोड़ों लोगों ने उसका फायदा उठाया जी है। फ्री में वैक्सीन दी गई है, शिक्षा व्यवस्था को बेटर किया गया है। जी ये तो हो गया आम लोगों को सीधा सीधा बेनिफिट। ठीक है। अब आप जाइए सेना की तरफ। हमारे देश को मजबूत करने के लिए जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सभी बताएंगे, आदरणीय सरदाना जी भी बता सकते हैं। जिस तेजी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी सरकार में बेटर किया गया है, बेटरमेंट किया गया है, बढ़ाया है, एम्पावर किया है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। पुल बन रहे हैं, सुरंगें बन रही हैं,
हाईवे बन रहे हैं, उसके अलावा नए नए फाइटर जेट आ रहे हैं, नए नए उपकरण सेना को प्रोवाइड किए जा रहे जी। हैं और कोशिश की जा रही है कि वो उपकरण भारत में ही बने, मेक इन इंडिया के तहत बने, ताकि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो सके। आज जीएसटी की कलेक्शन 1,45,000 करोड़ के आसपास नहीं ठीक है सर, है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, डिफेंस की आप बात कर रहे हैं, इसकी भी तो बात करिए। जो सरकारी कर्ज है वो बढ़कर 128.41 लाख करोड़ हो गया है। इस खर्चे का भी तो जिक्र करेंगे ना आप? त्यागी जी करिए, मैं डिनाई नहीं कर सकता। जी। आप हमारे फॉरेस्ट रिजर्व की भी बात करिए, आप हमारी जो एसेट क्रिएशन हो रही है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसकी बात करिए। जी। जब फाइटर जेट हम ले रहे हैं तो हमारी सेना के पास एसेट है, वो 15, 20, 25 साल तक उसका उपयोग करेगी। तो हाईवे बन रहे हैं, उसको हमारे नागरिक अगले 20, 25, 30 साल तक उपयोग करेंगे। तो हमारी सरकार में प्रॉपर प्लानिंग से अगले 25-30 साल का रोड मैप बना के वो हर जगह इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो हमारे देश को आगे ले जा सके, हमारे नागरिकों के उपयोग में आ सके और हम लोगों के लिए काम में आ सके। हाँ, अब जैसे आप देख रहे हो, सरकार हर प्रयास कर रही है कि इंटरनेशनल जो प्राइस बढ़े हुए हैं उसकी वजह से भारत में कम से कम इम्पैक्ट हो। आप अड़ोस पड़ोस में देखिए, अड़ोस पड़ोस की बात कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, श्रीलंका में क्या हाल है, आप यूएस में प्राइस देखिए, आप यूरोप में प्राइस देखिए, आप किसी भी जो अच्छी इकोनॉमी है उसे कंपेयर करिए। और नेपाल भूल जाइए, भूटान भूल जाइए, रेट को आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आपको, सरदना जी, आदरणीय सरदना जी, मैं बोला नहीं, आपका सवाल ले लूंगा। समझने की जरूरत ये है भाई साहब, आप जो आपका सवाल ले लूंगा, मेरे को आप कंप्लीट करने दीजिए। लेट मी कंप्लीट प्लीज, ऊपर के नेताओं को मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज सरदना जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। माधव जी बोल रहे हैं, माधव जी मैं आऊंगा आपके पास, आप काउंटर की जगह मैं आऊंगा आपके पास, एक बार बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद माधव जी रुक जाइए, आप बीच में मत बोलिए जी। ठीक है, पूरी कीजिए अपनी बात। आपको बताओ 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था, नॉन सब्सिडाइज्ड का 1250 था, आज भी उस सिलेंडर का रेट उससे कम है। आप अपना मुंह ना खोलें तो अच्छा है। था। और उस समय भी जो किया था, उस समय भी जो आप लोगों ने किया था, जो पेट्रोल और डीजल या गैस सिलेंडर पे, उसके भी 1.5 लाख करोड़ का आप लोगों ने बॉन्ड जारी किया था, जिसका पेमेंट भी हम लोगों ने किया है। हम लोग उस कर्ज को शिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक लॉजिकल एक वे आउट कर रहे हैं, एक लॉजिकल एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, लॉजिकल एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारे देश को वो चीज ना झेलनी पड़े। अब इंटरनेशनल सिनारियो ऐसे हैं, लड़ाई की वजह से हर जगह महंगाई बढ़ रही है, हर जगह पेट्रोलियम के प्राइस बढ़े हैं, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में बढ़े हैं, और उसका इम्पैक्ट भारत में आना वो भी स्वाभाविक है। लेकिन उसको मिटिगेट करना, उसको कम करना, और भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सरकार ने तो अपने यहाँ पे कम किया, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं कम किया? आज भी राजस्थान में 15 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल उत्तर प्रदेश से ज्यादा महंगा है, क्यों नहीं कम करते? अरे स्टेट के टैक्स तो कम करो। आप स्टेट के टैक्स कम करोगे तो गरीबों को, मिडिल क्लास को सीधा राहत मिलेगी। आप एक तरफ महंगाई की बात करते हो, दूसरी तरफ अपनी स्टेट जहाँ पे आप रूल कर रहे हो, वहाँ पे आप महंगाई को कम करना नहीं चाहते, टैक्स को कम नहीं करना चाहते। हम सभी जानते हैं जो मेजर चंक है जो पेट्रोलियम पे, वो स्टेट्स को मिलता है, 42.5% वो एक्साइज से मिलता है, और अपना स्टेट का वेट होता है। तो जो मेजर चंक है टैक्सेशन है वो स्टेट के पास है, तो स्टेट हैज टू बी आल्सो पिच इन एंड सपोर्ट, और उनको भी अपना टैक्स रिड्यूस करके जनता को राहत देनी है। केंद्र सरकार एक्साइज पे क्या कर सकती है मॉनिटर कर रही है, और हर संभव जो भी कदम लिया जा सकता है या लेना चाहिए वो लेने का प्रयास करेगी। पहले भी 2-3 महीने पहले एक्साइज भी कम की, हमारी बीजेपी रूलिंग स्टेट ने भी प्राइस कम किया, और एक टेम्परेरी फेस है, मेरे को नहीं लगता कि ये फेस बहुत लंबा चलने वाला है। जैसे ही इंटरनेशनल सिनेरियो सेटल डाउन होंगे, पेट्रोलियम के प्राइस नीचे आएंगे, और ये प्राइस जो भारत में भी जो बढ़े हैं वो भी नीचे होंगे। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। किशोर झा साहब, जैसा कि खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे कि भाई उन्होंने राशन का इंतजाम कर दिया है, खेल के माफ कीजिएगा जो खाने का तेल है उसका इंतजाम कर दिया है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो इन चीजों से नहीं पड़ेगा, शायद महंगाई शायद मुद्दा नहीं होगा। देखिए, इनके पास जो सांप्रदायिकता का रामबाण है, से ही अपने वोटर्स को अब तक साधते आए, तो मुझे लगता है कि चुनावी रिजल्ट्स इनके ऊपर ना किशोर भाई, सांप्रदायिक तो केजरीवाल जी हैं जो कश्मीर फाइल को गलत कहते हैं और पूर्वी दिल्ली के दंगों को सही कहते हैं। शर्मा जी, एक बार उनकी भी बात हो जाने दीजिए, फिर लॉजिकल बात करें। नहीं ठीक है सर, एक बार उनकी भी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप भी काउंटर करिएगा जी। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही खेमचंद जी को मिर्ची लग गई। अरे सुन तो लीजिए, इतना तो धैर्य रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इनके पास 1000 तर्क हैं महंगाई बढ़ने के, महंगाई को जस्टिफाई करने के, लेकिन इनके पास एक तरीका नहीं है जिससे महंगाई को काबू कर सके, कंट्रोल कर सके। आज ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर बड़ा चिंतित है और बता रहे हैं कि भाई तमाम देश की समस्याओं का जड़ वहां है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं,
कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई, रूस या यूक्रेन से हमारा कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं होता है अभी तक, मतलब बहुत कैसे मजाक कर रूस रहे से हो होता है आप? डिस्कशन में, टीवी डिस्कशन में बैठे हुए हो या फिर यहाँ पे जोक करने के लिए बैठे हुए हो? हाँ, नहीं रूस नहीं से हमारा खेमचंद जी, ऑयल इंपोर्ट नहीं मैं होता, बताता हूँ आपको। कैसी बात नहीं करते हो? और रूस और यूक्रेन में जब लड़ाई चल रही है और रूस सबसे यूक्रेन से आप क्या मेजर इंपोर्ट एनर्जी करते का हैं? एक्सपोर्टर यूक्रेन है से क्रूड इंपोर्ट करते यूरोप हैं और आप? अन्य देशों के लिए, जब इंपोर्ट करते हैं। रूस से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे सप्लायर अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं और आप कोई लिंक नहीं फाइंड करते। आप कैसी बातें करते हो आप? खेमचंद जी साहब सुनिए, क्या कर रहे हो आप? खेमचंद जी सुनिए तो सही। अरे सुनने की क्षमता रखिए ना सर। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप इलॉजिकल बात कर रहे हो कि रूस आप और दुनिया यूक्रेन की के सबसे युद्ध बड़ी से पार्टी है, कोई हर जगह लेना बोलते देना ही नहीं, कोई रहेंगे। लिंक नहीं है। छोटी मतलब चीजों की भी रूस जो सुन लीजिए। सबसे बड़ा एनर्जी का एक्सपोर्टर है, उसका आप सुनिए, एनर्जी मेरी बात बिकना सुन बंद हो लीजिए। गई है, मेरी- यूरोप ने लेना बंद मेरी कर बात दिया है, सुन यूरोप लीजिए। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से ले रहा है, तो उससे बात प्राइस सुन बढ़ना लीजिए। स्वाभाविक है, उसको डिनाई कर रहे हो आप, झुठला रहे हो। ठीक है सर, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप काउंटर करिएगा। जी जी तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने अभी जो बहाना बताया है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जी अक्टूबर नवंबर की बात है, जब जो इनके वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने कहा था कि ठंड बहुत ज्यादा है, इस वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट बहुत तेज हैं। जी जब ठंड में जब हम इसे सवाल पूछ रहे थे बढ़ते हुए दामों के ऊपर, तब उनका ये जवाब था। और उससे पीछे जाएंगे तो अलग ही जवाब था। माननीय हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना था कि हम ये चीज खाते ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है। इससे पहले जो है गैस के बारे में कह देंगे इनके मंत्री कि हम तो गैस यूज ही नहीं करते, तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। तो बहुत सारे इनके कारण हैं, बहुत सारे क्लॉजेज हैं, लेकिन मुख्य जो बातें कारण कर है रहे हो, दो, मजाक कर रहे हो आप। जो देश की जनता को समझने की डिबेट जरूरत को है, बहुत मुख्य दो हल्की कर कारण रहे है। हो। सबसे बड़ा कारण है कि ये सरकार पूंजीपतियों के दफ्तर से चलने वाली सरकार है। ये सरकार अंबानी और अडानी के ऑफिस से चलने वाली सरकार है। इनकी जो अभी आर्थिक नीतियां हैं चार वहां बनाई राज्यसभा जाती सीटें हैं। पंजाब मैं में भेज दी आपको गई। उदाहरण, हेमचंद जी सुन सभी लीजिए, उद्योगपतियों को 4 राज्यसभा सीटें दे दी गई, आप कार्यकर्ताओं काउंटर को नहीं कीजिएगा दी। मुझे, आप मुझे काउंटर कीजिएगा, सुन लीजिए। इनकी इनकी नीतियां जो है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि दलहन का इंपोर्ट जो है अभी इस वक्त करने की जरूरत है बहुत सख्त, क्योंकि दालों के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। लेकिन चूंकि उसका व्यापार अडानी जी करते हैं, तो इस वजह से जो है उसका इंपोर्ट अभी बंद है, वो इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि दालों की कीमतों में कोई राहत नहीं दी जा सकती जनता को, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय इनके मंत्री जी ने संसद में ऑन रिकॉर्ड बोला है कि डीजल कंपनियों को डीजल के व्यापार में घाटा हो रहा है, इस वजह से हम डीजल के रेट्स को छेड़ नहीं सकते, कमी नहीं कर सकते। प्राइवेट प्लेयर्स को जो डीजल का व्यापार करती है, यानी कि रिलायंस, यानी कि अंबानी, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दूं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, मैं इसके कारण बताऊंगा, एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म, 22,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके अगर कोई नीरव मोदी, कोई माल्या, कोई मेहुल चौकसी भाग जाता है, तो उसकी 1 साल तक 2 साल तक उसका कंप्लेन दर्ज नहीं होती है, सीबीआई जांच शुरू नहीं करती है। 2 साल तक बैंकर्स वो कंप्लेन सीबीआई में दे के रखते हैं और 2 साल तक उसकी जांच शुरू नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे कि महंगाई कम करेंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है कि 6 करोड़ नौकरियां आप खा गए। आपने नोटबंदी से जो विनाश शुरू किया, वो विनाश आज यहां पे आके पहुंचा है कि 6 करोड़ देश की नौकरियां चली गई। 2014 से लेके आज तक देश के ऊपर 3 गुना कर्ज बढ़ गया। 50,000 करोड़ से 1,30,000 करोड़ रुपए तक कर्ज लेके आ गए आप देश के ऊपर। तो आपने देश की अर्थव्यवस्था को इस हालात में ला दिया है कि आप लैंड मोनिटाइजिंग पॉलिसी ला रहे हैं, यानी कि देश की जमीन बेचेंगे। पहले आप देश के नवरत्न कंपनियों को खा गए बेच के, अब देश की जमीन बेचेंगे, सरकारी जमीनों को बेचेंगे, और तब जाके आप दावा करेंगे कि हमने आपको 5 किलो राशन दिया। आप गरीब को दी जाने वाली तमाम सब्सिडी खा गए। आपको शर्म नहीं आती इस चैनल पे बैठ के अपने घटिया आर्गुमेंट देते हुए, अपने खोखले दावे करते हुए? आपको मैं बताऊं कि डिफेंस का बजट जो एवरेज एनुअली 10% बढ़ता था, वो तकरीबन पिछले 5 साल में आपकी सरकार के दौरान 4 से 5% की उसको बढ़ोतरी मिलती है डिफेंस के बजट को। जहां पे आप बड़े बड़े दावे करते हैं, डिफेंस के बजट में कटौती की गई है। आपने हेल्थ केयर सेक्टर में बजट में कटौती की, आपने एजुकेशन के बजट में कटौती की है। कहां कहां आपको रास्ता दिखाएं हम, लेकिन आपके सरकार की सबसे बड़ी समस्या है डिनायल की। आप समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उसका समाधान क्या करेंगे? आप डिनायल मोड में रहते हैं पड़े हुए, तो पड़े रहिए भाई, देश की जनता है, देखे रही है। जब
और लगेगा कि अब वक्त आ गया है तो आपको उठा के बाहर कर देगी। ठीक है सर। विजय सरदाना साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, मुझे थोड़ा तफसील से समझाइएगा, क्योंकि जो स्थिति है, चाहे अगर हम सरकारी कर्ज की बात करें, लगभग 128 या यूं कहे अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 130 लाख करोड़ रुपए कर्ज जो है वो हो चुका है। अब जो धीरे धीरे महंगाई के झटके लग रहे हैं और जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो रूस यूक्रेन जो वॉर है, इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो भारत पर पड़ रहा है, या भारत की जो इंपोर्ट्स हैं या सप्लाई चेन जो है उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रहित की बात करें। जी। जितने तर्क दिए गए, अभी टाइम नहीं है और ना मैं पॉलिटिकल डिबेट में एंटर होना चाहता हूं। जो हमारे आम आदमी के साथी ने बात करी है, जी। लैंड मोनेटाइजेशन, डिफेंस बजट, पल्स इंपोर्ट, मुझे लगता है अगर आप इसको होलिस्टिकली देखेंगे तो इनके तथ्यों में दम नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात आती है जो आपने सवाल किया कि स्थिति क्या है देश की। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ये देश 144 करोड़ लोगों का है। जी। ठीक है, हम कोई बांग्लादेश या नेपाल नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे। आपको 140 करोड़ लोगों का हिसाब रखना है। 14 में इस देश की आबादी थी 130 करोड़, पिछले 7 साल में इस आबादी की 15 करोड़ और बढ़ गई। जी। तो आप ये नहीं कह सकते हमारे टाइम में ये था और हमारे टाइम में वो था। अगर कांग्रेस का एक्सपीरियंस है और कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक इस देश में रूल किया है, मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम साहब जैसे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग इनके पास हैं, तो एक पॉलिसी बताए ना कि सरकार कैसे टैक्स पेट्रोल के दाम कम करे और देश का सारी खर्चे निकाल पाए। सिर्फ एलिगेशन लगाना ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है, पहला सवाल। रही बात कि जब आप देश में 80% तेल आयात करते हैं, जी। तो आप इस बात को समझिए कि जब आप आत्मनिर्भर नहीं हैं और आप अंतरराष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हैं, तो दुनिया भी व्यापारी है। आपके लिए कोई अपना रेट कम क्यों करेगा सर? अगर आज भारत की जरूरत है और मेरे को तेल बेचना है तो मैं तो $200 में बेचूंगा ना, आपके लिए मैं इसको 80 क्यों करूंगा? मुझे भी तो कमाना है। और जब आप $200 में या 140 में या 110 में खरीदेंगे, उस पर रिफाइनिंग कॉस्ट लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगता है। अब आप कहते हैं कि साहब आप इसका घाटा बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सब्सिडाइज कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। किस किस चीज में करेंगे? आज आपके पेट्रोल के दाम पिछले 1 महीने में 60% बढ़े हैं। 1 महीने में, 1 साल में आपके यूरिया के दाम 210% बढ़े हैं। आपका देश में बहुत सारे फर्टिलाइजर आप आयात करते हैं जिनके दाम आपके 100% से लेकर 120% बढ़े हैं, डीएपी और एसएसपी को लेके। अब आप ये कहेंगे कि साहब पेट्रोल के दाम घटा दीजिए, तो ठीक है, हम यूरिया के दाम 3 गुना कर सकते हैं क्या? फिर आप कहेंगे जी किसानों के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए। आपको इस बात को समझना होगा, जैसे आप अपना घर चलाते हैं, अगर आपकी इनकम फिक्स है और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास 2 ही हैं, या तो आप टैक्स कलेक्शन करें या आप बैंकों से उधार लें। 2 ही तरीके हैं, जैसे घर में आप करते हैं, आपकी सैलरी या आप उधार लेके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। सरकार के पास भी वही है, या तो आप पे टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं या उधार बढ़ाएं। टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे आपको परेशानी, उधार बढ़ाएंगे तो क्या पूरे देश को हम भट्टा बैठा दें? क्योंकि ब्याज कोई फ्री में नहीं लगेगा, उस पर भी खर्चा लगेगा। ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत खर्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम बैठ के टीवी डिबेट में कहते हैं ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। कहना और आर्ग्यूमेंट करना बहुत आसान है। कैलकुलेटर लीजिए, कागज पेंसिल लीजिए, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। और मैं आप सबसे कहूंगा, आम आदमी पार्टी बहुत उछल उछल के बात कर रही है। अब पंजाब आपके हवाले आ गया है जो लॉस मेकिंग स्टेट है, अब उसको प्रॉफिटेबल करके दिखाइए, हम मान जाएंगे। अब वो मॉडल हम पूरे देश में प्रमोट करेंगे। दिल्ली तो रेवेन्यू सरप्लस था, दिल्ली में तो आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी मिल रहा था, फ्री में कुछ नहीं करना था। पंजाब चला के दिखाइए प्रॉफिटेबली। मैं वही आपसे कह रहा हूं, प्रॉफिटेबली आप पंजाब चला के दिखाइए। आप केंद्र के आगे हाथ मत फैलाइए, अपने दम पे चला के दिखाइए पंजाब। अगर वो चल जाता है, हम गारंटी देते हैं कि उस मॉडल को हम पूरी दुनिया में प्रचारित करेंगे। उसका इंतजार रहेगा। पहली बात, जहां तक कांग्रेस है, 70 साल का, 32 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस है,
आप प्रैक्टिकल सजेशन दीजिए। संसद में आप बैठे हैं, धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। आप बताइए कि देखिए आप यहां पे टैक्स घटाइए, यहां शिफ्ट करिए, यहां से खरीदिए, वहां बेचिए, देखिए आप मैनेज कर लेंगे। एज ए जनता हमें भी पता लगेगा कि कांग्रेस का एक्सपीरियंस इस देश के लिए ज्यादा लाभदायक है, अगली बार कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को चलाना नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि आप लीड बाय एग्जाम्पल, डोंट मेक नॉइस। सिंपली शोर मचाने से काम नहीं होगा। और जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात है, अगर 70 साल में हमने अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कम की होती तो दर्द कम होता। आज 80 से 85% हम तेल आयात कर रहे हैं। हम पिछले 70 साल हमने क्या किया अल्टरनेट एनर्जी सोर्स बनाने के लिए? कुछ नहीं किया। अगर आप उधार की जिंदगी जीना चाहते हैं तो भाई पेमेंट तो देनी पड़ेगी, कोई आपके ऊपर चैरिटी नहीं कर रहा है। यूरोप इतनी गालियां दे देता है रशिया को, लेकिन आज भी रशिया से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं कर सकता, उनकी औकात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में शोर मचाना बहुत आसान होता है, ये गलत है वो सही है, लेकिन सर्वाइवल के लिए आपको फिर भी बाजार में ही जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति 140 करोड़ का देश है। सिंगापुर नहीं हो आप नेपाल नहीं हो, आप मालदीव नहीं हो, आप श्रीलंका भी नहीं हो कि आपके 2 कंटेनर आए और गुजारा हो गया, किसी ने उधार दे दिया 2 कंटेनर 100 करोड़ तो आपका काम चल गया। आप दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हो, आप दुनिया की आज सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो, आप चाइना को ओवरटेक कर रहे हो आबादी में। तो इसीलिए हम अगर छोटे देशों से कंपेयर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तब आपको कंपेयर करना चाहिए कि चाइना कैसे मैनेज कर रहा है, उसका सामने एग्जांपल लाओ। चाइना ने क्या क्या बदलाव किए, क्या आप उसका साथ दोगे? क्या चाइना जैसी आप लैंड एक्विजिशन पॉलिसी ला सकते हो? चाइना में नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक झटके में वो गांव के गांव हटा देते हैं, क्या आप कर पाओगे? कहने का मतलब है कि आपका कंपैरिजन गलत है। आप चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़िए, फिर देखिए कि वहां से हम क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते, और फिर उसको डेमोक्रेटिक सेटअप में फिट करिए। और फिर देखिए कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी जो भारत सरकार चाइनीज एडॉप्ट करेगी। तो समस्या बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हम लोगों को थोड़ा मैच्योर वे में देखना चाहिए। हाँ, दर्द है, गरीब आदमी परेशान है, आप और हम भी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रास्ता तो बताइए। इतना अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता। नहीं, ठीक है सरदारा साहब, जो एक आरोप कांग्रेस बार बार लगाती है, जी एक आरोप जो लगातार कांग्रेस लगाती है कि भाई उद्योगपतियों की सरकार है, 2-4 उद्योगपतियों को सारा पैसा सरकार दे देना चाहती है, आम और गरीब लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है। देखिए, कुछ ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि बैंक पिछले 5 सालों में बैंकों में 6 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। अभी जी देखिए, तो ये पॉलिसी मेकिंग को लेकर कहां दिक्कत आ रही है, क्या और बेहतर हो सकता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं जो आम लोगों को जिससे राहत मिल सके। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, इनसे मैं निवेदन करता हूं जी, आप संसद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आप संसद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, जो आदमी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म, कंपनी एक्ट, सेबी एक्ट के कानूनों का वायलेशन करता है, क्या उनके डायरेक्टर्स को आप जेल भेजने का प्रावधान करेंगे? क्योंकि जब इस देश में बिजनेसमैन की, अगर कुछ बिजनेसमैन की नीयत खराब है, पैसा लेके भाग जाते हैं, क्योंकि बैंक तो ट्रस्ट करके देगा। फिर आपने बैंक से पैसा ले लिया, क्योंकि मैं फाइनेंशियल कंपनी के बोर्ड पे रहा हूं, मैं फाइनेंशियल कंपनी की रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे रहा हूं, मैं कंपनी का सीईओ एमडी रहा हूं जी। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर मालिक की नीयत खराब है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि या तो आप उसको लोन मत दो, या अगर आप लोन देते हो तो आपके यहां चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों आपने लूज बनाए पिछले 70 साल में? आपने क्यों हर जगह पे लूप होल छोड़े हुए हैं सिस्टम में? आप उसको ब्लॉक करिए। तो अगर आप ब्लॉक करोगे तो आपको पॉलिटिकल फंडिंग नहीं मिलती जी। आप अगर ब्लॉक करते हो तो कांग्रेस कहेगी आप क्यों इसका गर्दन दबा रहे हो, फिर आप कहोगे जी पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो सुधार की गुंजाइश है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आपका डिजिटल पेमेंट अब आया है, पहले सब कैश ट्रांसफर होता था। कैसे होता था? आज भी मैं एक निवेदन करता हूं पॉलिटिकल पार्टी से, आप हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए कि कोई भी चंदा किसी भी रूप में बॉन्ड में नहीं होगा, सारा डिजिटल पेमेंट से होगा।
आप ये प्रस्ताव लेके आइए ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कि किसी भी रूप में, और सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमें ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग चाहिए। देखिए आपकी आधी करप्शन बंद होती है या नहीं, लेकिन क्या आप उठाएंगे उसको? दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वो अपनी विधानसभा में ये रूल पास करवा दें जी कि हमें ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग चाहिए किसी भी रूप में। जी। हम अपनी बैलेंस शीट पब्लिक में रखेंगे, किसने कितना पैसा दिया, ठीक है बिकम ट्रांसपेरेंट। वो आप नहीं करेंगे। ठीक है सर। आप जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे तो छोटे बड़े घपले होते रहेंगे। और टोटल इस देश में, जैसे मैंने कहा कि अगर 10 साल में 6 लाख 7 लाख 8 लाख करोड़ रुपए का अगर एनपीए इकट्ठा हुआ है, तो हम सब जिम्मेवार हैं, एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है। अगर आप एनालिसिस करोगे, हम सब जिम्मेवार हैं। जिसने गलत कानून बनाए, जिसने उसको एनफोर्स नहीं किया, जिसने उसका मिसयूज किया। जब आपको बताया गया कि यहां चोरी हो रही है, उदाहरण के लिए आज इस देश में एडल्ट्रेशन इतनी बड़ी समस्या है, कौन सी राज्य सरकार एडल्ट्रेशन करने वालों को गिरफ्तार कर रही है? जी कोई कर रही है? कोई नहीं कर रही। सब मिलावटी मजे कर रहे हैं। क्या आपने कदम उठाए? दिल्ली में कितने मिलावट वालों को आपने बंद किया? राजस्थान में कितना? राजस्थान गढ़ है भरतपुर मिलावट का। दिल्ली के अंदर 4-5 मार्केट है जो सिर्फ मिलावट का माल बेचते हैं, पूरी दुनिया जानती जी। है। आपने आज तक कदम उठाया? कहने का मतलब है बड़ा अच्छा है शोर मचाना, ये गलत है वो गलत है। अरे भाई आप कुर्सी पे हो, करके दिखाओ। वो नहीं करेंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे। चलिए ठीक है सर, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूँ। किशोर, जब मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए सरदाना जी अर्थशास्त्री हैं, इनकी बात का सम्मान है और होना भी चाहिए। लेकिन बहुत खूबसूरती से जो है मोदी जी को, उनकी पूरी की पूरी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारी एक बहुत छोटी सी पार्टी है, हम लोग अभी तक दिल्ली गवर्न कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो मॉडल दिल्ली में हमने दिखाया है, उससे दिल्ली देश की तमाम सरकारें और केंद्र सरकार भी बहुत कुछ सीख सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। दिल्ली के अंदर जब हम लोग आए थे, तो आपने कहा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, ऐसा नहीं था। हमारे सर पे 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज आदरणीय दिवंगत शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, और आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और 25,000 करोड़ से हमने बजट वहां से शुरू किया था, टेकअप किया था, और आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है। और कैग की रिपोर्ट कहती है कि हम रेवेन्यू सरप्लस हैं, हमारे ऊपर 1 रुपए का कर्ज नहीं है किसी का। पहली चीज, इसका करने का कोई, और जिस प्रकार का वेलफेयर स्टेट हम चला रहे हैं दिल्ली में, वो भी सीखने की जरूरत है। वो भी सीखने की जरूरत है कि आप वर्ल्ड क्लास स्कूल भी बना सकते हैं, आप लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज भी दे सकते हैं, आप बुजुर्गों को, बड़ों को तीर्थ यात्रा भी करवा सकते हैं, आप जो है माताओं बहनों को मुफ्त बस में यात्रा करा सकते हैं, आप बिजली और पानी फ्री दे सकते हैं, और बावजूद इसके बिना कर्जे के सरकार चला सकते हैं। और इस चीज का जो नुक्ता है, जो नुस्खा है, वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि आप करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाइए, आप अपनी पॉलिसी सरकार के ऑफिस में बनाइए। आप जब 23,000 करोड़ का अभी बैंक घोटाला हुआ है, आदरणीय सरदाना जी से पूछना चाहूंगा कितने साल पहले उसकी कंप्लेन की गई थी सीबीआई में, और कब एफआईआर दर्ज हुई? आप ही मुझे बता दीजिए। और मुझे ये और बता दीजिए, क्योंकि आप फाइनेंशियल बोर्ड में रहे हैं, तो आप मुझे ये भी बताइए साथ के साथ कि क्या 2 साल लगते हैं किसी एफआईआर को दर्ज होने में, अनटिल अनलेस की कोई बचाने वाला बहुत बड़ा आदमी ना हो उस कॉर्पोरेट को? जिस प्रकार का क्रोनी कैपिटलिज्म, जिस देश के ऊपर पिछले 3 महीने में 3 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है, 125 करोड़ से 128 करोड़ पे कर्ज आ गया, लाख करोड़ पे, उस देश में एक व्यापारी पिछले 3 महीने में अपने वैल्यूएशन में 1.6 लाख करोड़ रुपए ऐड कर लेता है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं कर बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये बताइए कि देश के 20 करोड़ लोगों को पिछले 8 साल में मोदी सरकार गरीबी में धकेल चुकी है, 6 करोड़ लोगों का रोजगार खा चुकी है। तो ये कौन सी पॉलिसी है? आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि हमने नोटबंदी करके ब्लंडर किया था, हमारी बहुत बड़ी भूल थी? आप एक भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मानते कि आप भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पाए? आप खोखले दावे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आंकड़े फेंक सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इतनी हकीकत है वो नहीं बदलने वाली। ठीक है। आप खेमचंद शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद सरदाना साहब मैं आपके पास वापस लौटूंगा जो सवाल झा साहब ने उठाया। खेमचंद शर्मा जी। देखिए, झा साहब सफेद झूठ बोल रहे हैं। पहले तो इनके कुछ आंकड़ों को दुरुस्त कर दूं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, 18 लाख करोड़ से भी कम का बजट था जो पूरे भारत का। आज लगभग 39.5 लाख करोड़ का बजट भारत सरकार का है।
अब आप कह रहे हो ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, थोड़ा पढ़ लिख बता लिया करो। कर्ज का अब रुक लो, प्रपोर्शन रुक लो, बता दीजिए जहाँ साहब रुक लो, आपने गलत सर बोला, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब दिल्ली वालों पे बता दूं, सिर्फ और सिर्फ बिजली कंपनियों का 28,500 करोड़ रुपए पेंडिंग है। लगभग 60,000 रुपए हर व्यक्ति पे, दिल्ली वाले पे कर्ज आता है। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है। आपका जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो घाटे में ना हो। एमसीडी का लगभग आपने 32,000 करोड़ रुपए जो आपको पे करना चाहिए था, आपने पे नहीं किया। ये सबके सामने संसद में भी रखा गया, आप जवाब नहीं दे पाए। अब आपके दिल्ली मॉडल पे आता हूँ। दिल्ली मॉडल में इस साल जो ये बजट कह रहे हैं कि इन्होंने 75,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, 3,700 करोड़ से ज्यादा का पैसा वो पिछले साल इन्होंने जो खर्च नहीं किया वो एज अ ओपनिंग बैलेंस लिया है। उसी को सरप्लस कहते हैं। बात है। उसी को दिल्ली में सरप्लस बजट 15,000 बस चाहिए। सुन लो जहाँ साहब, सुन लो, दिल्ली में 15,000 बस चाहिए, 5,000 कम से कम इलेक्ट्रिक बस चाहिए। 2 इलेक्ट्रिक बस खरीदी है। 3500 बसों से दिल्ली में काम चल रहा, मात्र 3500 बसों से 15,000 बस चाहिए। और 3300 करोड़ आप बचा के रख लेते हो उसको। आज भी दिल्ली 50% दिल्ली या तो खरीद के पानी पी रही है, गंदा पानी पी रही है, टोटी का पानी उनके घरों में नहीं है। लगभग 2,000 करोड़ तो आप आज भी टैंकरों को देते हो। क्यों उसको नहीं सुधारते? आज दिल्ली की रोड ऐसे लगता है जैसे गांव देहात की रोड हो, हर जगह आपको गड्ढे मिल जाएंगे। चलिए ठीक है सर, ये पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल ये डिबेट जा रही है कि भाई तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। प्लीज फिनिश, लेट मी फिनिश प्लीज। पॉलिटिकल नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये लोग हल्ला मचाते हैं, कोई मॉडल तो प्रस्तुत करें। अभी पंजाब में इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, हम ये फ्री करेंगे, हम ये सब्सिडी देंगे, हम इसको पेमेंट देंगे, हम उसको पेमेंट देंगे, लेकिन 50,000 करोड़ का ग्रांट ये पहुंच जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दो और हम तब पंजाब को चला पाएंगे, नहीं तो हम पंजाब को नहीं चला सकते। जब आपके पास रोड मैप था ही नहीं, जब आपके पास कोई प्लान था ही नहीं, तो आपने झूठा प्रॉमिस लोगों के साथ क्यों किया? आप मॉडल दिखाओ ना कि आप कैसे। नहीं सर, फिर वही बात आ जाएगी। देखिए देखिए मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए ठीक है, मेरा एक सवाल सुनिए सर। देखिए इतनी इकोनॉमिक्स ना आम जनता को समझ नहीं आती। आपने भी वादे किए थे सर कि ठीक है, आपका भी सबसे बड़ा मुद्दा ये महंगाई का ही था। 2014 में पेट्रोल डीजल की कीमतें, तब भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था, इस पर ही वोट बटोरे गए थे, और आज उसी को लेकर सवाल भी हो रहा है सर। एक रिएक्शन में मैं आ रहा हूं आनंद माधव जी आपके पास, एक रिएक्शन आपसे लेके, क्योंकि विजय सरदाना साहब ने कहा पिछले 70 सालों में क्या हुआ, और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसके बाद जनसंख्या बढ़ी है, पॉलिसीज ठीक है, अभी उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन ये तू मैं वाली राजनीति को लेकर वो सवाल कर रहे थे। नहीं देखिए, ऐसा है ना, विजय सरदाना साहब को बहुत इज्जत के साथ मैं 1-2 बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि वो राष्ट्रीय, हम लोग अर्थशास्त्री नहीं है, हम लोग आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक बात बता दो कि हमारे जो नेता हमारी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वो बार बार चीख के हर मुद्दे में आगे आके अपनी बातों को कह रहे थे, चाहे वो पी चिदम्बरम साहब हो या फिर हमारे राहुल जी। लीजिए, कोरोना की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले राहुल जी ने ये आवाज उठाई थी और कोरोना के बारे में कहा था कि ये सुनामी आया है, आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। पेट्रोल के मुद्दे पे कब प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, सारे दलों के साथ बैठ के बात की। प्लीज मेरी बात सुनिए, फिर बीच में आप बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। तो कब उन्होंने बुला के बैठक बात की कि पेट्रोल की कीमत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। अब दूसरी बात ये बता दें आपको कि ये जो रुचि सोया का केस है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसको अर्थशास्त्री महोदय बहुत अच्छे ढंग से इसको एनालाइज करेंगे कि जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो अपने 4,000 करोड़ का निपटारा कर दिया, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनके ऊपर 1,800 करोड़ उनको देनदारी थी, उनकी उन्होंने 800 करोड़ में निपटा दिया। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे बाबा रामदेव श्री 1008, उनको उन्होंने फिर 1,200 करोड़ रुपए चंदा दिया, इसके लिए कर्ज दिया। अब ये समझने की बात है, अब वो आईपी अपना ये ला रहे हैं, पब्लिक इसका इशू ला रहे हैं इसका, तो ये समझने की बात है किस तरह का कुचक्र और किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरह से पैसे का जो है घोटाला हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। कि जिस कंपनी को रुचि सोया, जिसकी दिवालिया घोषित हो गई थी, उस कंपनी को 12,000 करोड़ की कंपनी को उनके ऊपर कर्ज था, उसको निपटारा किया 4,000 में, उसमें भी 3,000 करोड़ रुपए लोन दे के किया, और उन्हीं बैंकों ने लोन दिया जिनके लोन जो है पहले उसको एनपीए के अंतर्गत उसको जो फिर माफी की गई थी। ये समझने वाली बात है ना कि कहाँ से क्या चल रहा है। तो आपको प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा। हम लोग तो बार बार इसको सलाह देते हैं, आप बहस नहीं कराते हैं संसद में, आप अपनी बातों को सिर्फ रखना चाहते हैं।
जो बातें आती है सामने उसको दरकिनार कर देते हैं। जो बहुत बढ़िया एक ये कहा गया था सवाल, जो हमारे राहुल जी ने ट्वीट भी किया था कि प्रश्न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। तो बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई मत नहीं। आप बताइए ना, आप अपने खुद ही बताइए, आपको पत्रकार हैं भविष्य जी, आप ये बताइए कि कल और आज में कितना फर्क आ गया है। कल जो आप गाड़ी पेट्रोल भरा के आते थे और आज जो पेट्रोल भरा के आप आ रहे हैं, उसमें कितना फर्क आ गया। हिंदुस्तान ने, कांग्रेस ने जो किया वो सब बेचना इन लोगों ने शुरू किया। 70 साल की कमाई को इन लोग किस ढंग से ये बेच रहे हैं, ये समूचा देश देख रहा है। कोई भी आपका जितने नवरत्न है वो नवरत्न अब रह नहीं जा रहा है, सबको सब एक एक विजय सरदाना साहब कह रहे थे भाई आपके पास कोई पॉलिसी है तो आप लागू करिए ना सर। वैट तो आप भी चार्ज करते हैं ना। एक सेकंड जी, आप बताइए बीपीसीएल को, गुजरात का जो सबसे घाटे में चल रहा था पेट्रोल की कंपनी, उसको आपने उसमें मर्ज कर दिया। किसने कहा था मर्ज करने के लिए उसको? तो आप देखिए अपने फायदे के लिए आप सारा काम कर रहे हैं और देश का फायदा नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और किस ढंग से चुनाव के बारे में मैं यहाँ बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल मुद्दा है और किस ढंग से चुनाव जीता जाता है ये सबको जानकारी हो गई है इसकी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो सच्चाई है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, काला धन का आपने वादा किया था, आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे क्या नाम है, हमारे अमिताभ बच्चन जी महानायक, उन्होंने 2013 में कहा था कि कैश लेकर जाएंगे, कार खरीदेंगे और पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए हम लोन लेंगे। आज उनके मुंह में दही जमा हुआ है। हमारे बाबा रामदेव जी, 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, सब लोगों ने कहा। और आज उनको जो पत्रकार अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसको कहते हैं अच्छा देख लेंगे। ये समझ में आता है लोगों को किस ढंग से कुचक रच के जो राज में आए हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता आज नहीं कल बिल्कुल अच्छे रूप से समझेगी इसको और सच्चाई सामने में आ जाएगी। रही बात हम लोगों के बारे में कि जो हम हमेशा पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को हमेशा फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, ये कोरोना के बारे में भी हम लोगों ने व्हाइट पेपर जारी किया था, उसमें पूरी जानकारी दी गई थी कि कैसे आप इससे निपट सकते हैं। लेकिन अनसुना कर दिया, क्योंकि ये गूंगी और बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनना चाहती है, सिर्फ ताली बजवाना चाहती है, घंटी बजवाना चाहती है, दीपक जलाना चाहती है, उसी से पूरी अर्थव्यवस्था भी चलाना चाहती है। नहीं तो रुचि सोया का केस आज होता कहां से? ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से, खेमचंद शर्मा साहब। देखिए, कांग्रेस के मित्रों ने 65 साल के राज में ना तो कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का प्लान बनाया और ना ही आज हमारी जो सरकार है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे तेजी से काम कर रही है। और बाई 2030 हम लोग 500 मेगावाट एनर्जी हम जो रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, उपयोग करेंगे। आज इस साल में ये टारगेट हम 175 आप समझने की कोशिश कीजिए। और जो जिसके अंतर्गत जो सारी चीजें, चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन, ये सब कांग्रेस नहीं लाया। जो चीनी कंपनियों से इथेनॉल खरीदा जा रहा है, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत सरकार की इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी एनर्जी के लिए वो कम हो सके। आज तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, आज आप अंतर्राष्ट्रीय कीमत की बात कर रहे हैं। जब कीमत कम था तो उस समय कहा गया था, जिस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमत हाईएस्ट था उस समय भी हम लोगों ने पेट्रोल की कीमत पे नियंत्रण रखा। बोल सकते हैं, लेकिन आपको तो उसका कहीं है नहीं सर। खेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, अभी रोजगार नहीं है और जो टूटा फूटा स्कूटर है उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा है। और आज के सॉल्यूशन की बात नहीं, भविष्य जी ठीक है सर, कल बात तो वो है ना सर, बात तो सर ये है आज सर्विस सेक्टर में लाखों में जॉब है, लोग नहीं मिल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, वो लोग इंडिया के तहत लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप देखिए मनरेगा के तहत भी मैक्सिमम संख्या में हाईएस्ट नंबर करना पड़ेगा दी जा रही है। हर सेक्टर में प्रोडक्शन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1,45,000 करोड़ का जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है, ये वो ऐसे ही हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, क्या वो बिना प्रश्न का ये भी उत्तर है? इन्होंने कहा कि स्टेट के बारे में कि वो क्यों नहीं देखते हैं इसको, ये समझने की जरूरत है कि आप जीएसटी उनका बकाया रखते हैं। चलिए ठीक है सर, एक सेकंड विजय सरदाना साहब, पॉइंट टू पॉइंट मुझे समझाइएगा। एक सेकंड सर, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट मुझे समझाइएगा। एक सेकंड, मैंने जैसे पहले कहा इतनी इकोनॉमिक्स और ये 70 सालों की बातों में जनता को वाकई इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। जनता को देखना है कि भाई हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे पास रोजगार है कि नहीं। ठीक है सर, एक सेकंड सर, विजय सरदाना साहब पॉइंट टू पॉइंट मुझे जरा समझाइएगा। एक सेकंड माधव साहब, एक सेकंड प्लीज। ठीक है सर, प्लीज एक सेकंड सर। अभी विकल्प क्या है? जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें जनता को राहत मिले, इसका विकल्प क्या है? क्योंकि देखिए
अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि महंगाई अमेरिका की ने बात अपने कराएं। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसकी तरफ देखना शुरू किया, उसको निकालने की बात कही है। क्या इस तरह का विकल्प भारत के पास है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको जीएसटी के दायरे में लाकर कुछ बेहतर किया जा सकता है, आम जनता को राहत दी जा सकती है? तीसरा ये एक्साइज वैट जिस पर हमेशा संसद में महंगाई चुनावी पे दौर में बात खेल कराएं, हो सबसे जाता है सलाह कि लें, भाई चुनावी आपका दौर में तो विकल्प हमने मिलेगा। कंट्रोल करके दिखा दिए। और आजकल तो भाई पैनलिस्ट या जो भी प्रवक्ता आते हैं खुले तौर पर कहते हैं ठीक है हमारा चुनावी मुद्दा था, हमने उस वक्त कंट्रोल किया है, खुले तौर पर कहते भी है प्रवक्ता। नहीं तो भविष्य आखिर जी, गलत सॉल्यूशन है, क्या? कोई भी नहीं कहता। नहीं सर, हमारी पार्टी का डिबेट में कहा है स्टेटमेंट सर, मैं आपको दिखा दूंगा सर। ये जुमला था हमारे माननीय नहीं, आज वो खुले तौर पर प्रवक्ता नहीं कहते हैं होगा। सर। ठीक है, एक वो सेकंड। ऑथराइज प्रवक्ता नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है जी। उसकी पर्सनल राय है। ठीक 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 विजय सरदाना साहब, 3 पॉइंट से थोड़ा समझाइएगा मुझे विकल्प क्या है, और जिस तरह से अमेरिका ने अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसको निकालने की बात कही है, क्या भारत के पास इस तरह का कोई ऑप्शन है? जीएसटी के दायरे में पेट्रो प्रोडक्ट्स को लाना होगा, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर एक्साइज और वैट यही एक विकल्प है? इसकी तरफ सरकार को देखना होगा फिर से। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। जी ठीक है, लेकिन इस देश में चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, मेडिकल हो, हेल्थ केयर हो, जो भी हमारी बेसिक सुविधाएं हैं वो पूरे 144 करोड़ 140 करोड़ लोगों को चाहिए। जी ये भी हम मानते हैं। जब इस देश में आपके पास डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हैं, ये बहुत अपमान है। ये देश के 140-44 करोड़ लोगों का अपमान है। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। अरे भाई मेरी बात सुनी नहीं ना, शुरू मचाना शुरू कर दिया। जरा मुंह बंद रखो 2 मिनट यार। अरे पूरी बात हुई क्या मेरी? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, वो टैक्स दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, क्या वो टैक्स अरे नहीं होता है क्या? बात करी क्या मैंने पूरी? मैंने क्या बोला आपको? जब मैंने आपको क्या बोला? आप जरा मुंह बंद ठीक है रखिए ना सर, यार। ठीक है झा साहब, एक बार बात पूरी सुन लीजिए, एक बार बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद प्लीज रिएक्ट कीजिएगा। आप मुझे बताइए, जी। आप उस एक मजदूर जो फैक्ट्री में नौकरी करता है उसको आप अरे यार, बदले में पूरी सरकार बात हुई मेरी। देती है। पूरी बात हुई, तुमने पूरी किशोर बात झा सुनी? साहब, एक बार पूरी बात बात सुनी पूरी तुमने? हो जाने दीजिए, तो कॉन्टेक्स्ट लोगों को भी समझ में आए। मचाना शुरू कर दिया। सरकार एक सेकंड, एक सेकंड सर। किशोर सर, एक सेकंड, तीन मैंने सवाल पूछे, 3 पॉइंट्स पर मैं क्लियरिटी थोड़ी सी चाह रहा हूं, उन पर क्लियरिटी आ जाए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप काउंटर कीजिएगा, आपको वक्त दूंगा। सरदाना साहब, बात करते हो कि आप में करप्शन नहीं है। मेरे क्लाइंट का 3.5 करोड़ रुपए 2 साल से लेके बैठे, आपके ऑफिसर कहते हैं पैसे दो तो पेमेंट रिलीज होगा। बेकार की बात करते हो, करप्शन नहीं है आपकी सरकार में। खुलवाना चाहते हो एक एक का चिट्ठा, कौन सा मंत्री कितना ले रहा है? बेकार की बात कर रहे हो यार, आराम से रहो। जब तक हम नहीं बोल रहे तब तक अच्छा है। नहीं सरदाना साहब, अरे भैया, सरदाना आपको मैं साहब रसीद वक्त, नंबर दूं कि किसकी जगह नहीं, कहाँ देखिए। फाइल पड़ी और किसको पैसा देना है? रसीद नंबर चाहिए आपको? नहीं है हिम्मत आप पे? नहीं, अगर आपको हिम्मत आप जानकारी पे है तो रसीद इसको नंबर उजागर देखने की? कीजिए। बेकार की बात करते हो यार। उजागर कीजिए, आपको करप्शन नहीं है, करना चाहिए। करप्शन नहीं है आम आदमी पार्टी में। नागरिक है। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पैसा 3.5 करोड़ रुपए आपका स्टाफ लेके बैठा है, पैसा नहीं नहीं सर, दोगे, देखिए मंत्री मांगता है, तब तक हम नहीं रिलीज पहले करेंगे। उसको पब्लिक बेकार की कीजिए, बात कर रहे हो आप लोग। पब्लिक कीजिए। नहीं आपको सर, करना चाहिए, आप देश के पर्सनल जिम्मेदार सर नागरिक आक्षेप हैं। नहीं सर, प्लीज। नहीं यार, तुम सरदाना देखो, साहब एक करप्शन सेकंड, नहीं है सरदाना आपकी साहब सरकार में। मेरे 3 पॉइंट्स थे। सरदाना साहब प्लीज, देखें कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी है जिनके पेमेंट बाकी है। ठीक है यही सर। करवा दो आप। कितनी फाइलें हैं जिनके पेमेंट बाकी हैं आम आदमी की सरकार में, वो क्लियर करवा दो, पता लग जाएगा कितना करप्शन है। ठीक है सर, इसलिए कम बोला करो किशोर साहब। ठीक है सर, आम आदमी इसलिए हम पार्टी नहीं आम बोलते, आदमी इसका पार्टी मतलब के ये किसी नहीं है डिसीजन कि पर आप सर लोग डिबेट दूसरे करेंगे, उस दिन आम आदमी पार्टी से भी इसलिए सवाल आराम से होगा। रहो। सरदाना साहब एक सेकंड, सरदाना साहब एक सेकंड, देखिए सरकार से हम भी डील करते हैं जी। आप ये गारंटी दे दो कि आपके यहाँ किसी का पेमेंट पेंडिंग नहीं है सरकार में, आम आदमी में। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या हो रहा है आपकी सरकार में। चलिए ठीक है सर, ओके। नहीं ठीक है सर, ओके। सरदाना साहब, मेरा जो सवाल था, मेरे 3 पॉइंट थे, आखिर विकल्प सरकार के प्यास क्या है? नहीं किशोर झा साहब, नहीं इस मुद्दे पर नहीं। और मेरा जो सवाल था, जिस मुद्दे पर हमारी डिबेट है, सरदाना साहब 3 पॉइंट्स थे मेरे, आखिर विकल्प क्या है? थोड़ा सा समझाइएगा जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इस देश में डायरेक्ट टैक्स नहीं है जी और इतनी सारी वेलफेयर स्कीम है, तो आपको कहीं से तो पैसा इकट्ठा करना होगा जी और उसका एक ही रास्ता बचता है आपके पास, इनडायरेक्ट टैक्स। जी आपने इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी लेके आए, लेकिन हर चीज पे आप जीएसटी बढ़ा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आम आदमी खाता है।
चाहे खाने की चीजें हैं, डेली आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, बेसिक चीजें हैं। अब आपको चाहिए रेवेन्यू इस देश को चलाने के लिए सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है फ्यूल पे टैक्स लगाना, जो सरकारें करती रही हैं, जी चाहे ये सरकार हो या पहले की सरकार हो, क्योंकि जी। आपको ऑयल कंपनी से पैसा सिर्फ ट्रांसफर करवाना है, आपको कलेक्शन मशीनरी नहीं लगानी है जैसा जीएसटी में है या बाकी टैक्सेस में। जी तो सबसे आसान तरीका है टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा करना। जी अब रही बात कि आपके पास रास्ता क्या है, जब आपकी अर्थव्यवस्था में फ्यूल बहुत बड़ा सेक्टर है जी तो, और आप आयात कर रहे हैं 80%, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत लिमिटेड है। पहली सवाल तो ये मानना कि कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई सरकार नहीं कर पाएगी, चाहे कितने बड़े वादे कर ले। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जी दूसरा सवाल आता है कि हमारे साथियों ने बोला, कांग्रेस ने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे सजेशन नहीं माने जा रहे। मानते हैं हम इस बात। मेरा फिर भी निवेदन है सारी ऑपोजिशन से कि आप व्हाइट पेपर लगातार जनता के बीच में लाइए ना। ट्वीट क्यों करते हैं? ट्वीट करने से बात समझ में नहीं आती है। आप पूरे को हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु सब में छापिए, जनता को बताइए कि सरकार गलत कहां जा रही है और सही तरीका क्या है। डेमोक्रेसी में पब्लिक प्रेशर पड़ेगा, जनता सवाल करेगी अपने एमपीज एमएलए से कि भाई तुम्हारी सरकार क्या कर रही है जब ये रास्ता अच्छा है। तो जी कहने का मतलब है कि एक कलेक्टिव विजडम आएगा तो रास्ता निकलेगा, ट्वीट से रास्ता नहीं निकलेगा। जी। लेकिन रही देखिए बात सर, तीसरी, ठीक है, वक्त सर खत्म हो रहा है, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा सरदाना कर साहब। देता हूं। ठीक है आखिरी बात कर, ठीक है ठीक है, 10 सेकंड सर। मैं भी गाड़ी चलाता हूं, मेरे पे भी बोझ पड़ता है। एट ए पर्सनल लेवल मैंने भी अपनी गाड़ी छोड़ के मेट्रो पे जाना शुरू किया, क्योंकि अगर मुझे अपना खर्चा कम करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन भी करना होगा। जी ये नहीं हो सकता कि मैं वेस्टेज करता रहूं और लाइफ इजी हो जाए। नहीं सर, ठीक है सर, लेकिन ये तो वही फिर आम जनता पर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। अब देखिए पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर, पेट्रोल प्रोडक्ट्स हो, गैस हो, तमाम चीजों पर महंगाई हो गई। टोल टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया है। आम जनता तो फौरी राहत देख रही है और ये पूछ रही है कि भाई आखिर चुनावी वक्त में कैसे ये पूरी पॉलिसी महंगाई को कंट्रोल करने की सरकार सामने रख देती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खेमचंद शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद माधव साहब, किशोर झा साहब, विजय सरदाना साहब, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, तमाम बातें की, तमाम जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, कैसे आम लोगों को राहत दिया जाए। क्योंकि सबसे जो घूम फिर कर सवाल आम लोगों का आता है वो यही है कि भाई चुनावों में किस तरह से आप राहत दे देते हैं, कैसे कीमतें कंट्रोल हो जाती हैं और चुनावों के बाद एक के बाद एक झटका, एक के बाद एक महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती है। इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।